दिवस है। सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र दिवस की सभी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और महाराष्ट्र दिवस के पूर्व ही आज हमारे देश के यशस्वी नेता माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने जो विधानसभा में हमने आवाज़ उठाई थी, विधानसभा से पारित करके बहुमत उनको भेजा था प्रस्ताव का कि जाति न्याय जनगणना होना चाहिए। उसका निर्णय केंद्र सरकार ने लिया। इसका मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनकी सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित तौर पे इसके माध्यम से आज सचमुच जिन लोगों को सरकार की मदद की आवश्यकता है, जिन लोगों का जीवनमान ऊंचा उठाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, ऐसे सभी लोगों का एक एम्पेरिकल डाटा निश्चित तौर से इससे जमा होगा और सही में जो गरजू व्यक्ति है उन व्यक्तियों को योजना के माध्यम से या अन्य माध्यम से उनका जीवन आनंदित करने के लिए, सुखी करने के लिए, जीवनमान ऊंचा उठाने के लिए निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी मदद सरकार को होगी और उस दिशा में सरकार को काम करने के लिए एक अच्छा मौका इस माध्यम से मिलेगा। 2014 से केंद्र और राज्य में जनता पार्टी यूपी गठबंधन की सरकार है। किस तरह से विकास को देखा है आपने और किस तरह से इसकी व्याख्या करना चाहिए क्या महाराष्ट्र दिवस है? आज महाराष्ट्र के दिन में सचमुच में अपने 2014 से लेकर के 2025 और इसके पूर्व का महाराष्ट्र, इसमें निश्चित तौर पे चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, एक आमूलाग्र परिवर्तन, एक बहुत बड़ा परिवर्तन निश्चित तौर पे हमको पूरे महाराष्ट्र में दिखाई देता है। और सभी क्षेत्र में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे परिवहन के दृष्टि से, दड़न के दृष्टि से रास्तों का निर्माण हो, उसी के साथ में एक सामान्य व्यक्ति को सभी प्रकार की योजना के माध्यम से उसका जीवनमान ऊंचा करना हो, गरीब व्यक्ति को मकान देने का निर्णय हो, शौचालय का निर्णय हो, एक आमूलाग्र परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, जो हम पिछले 50 साल में नहीं कर पाए, तो निश्चित तौर पे 10 साल में बड़े पैमाने पर हमको इस राज्य में देखने को मिलता है। विदर्भ राज्य की पहले बात की जाती थी, विदर्भ राज्य को एक तरह से अविकसित तौर पर देखा जाता था। इस विदर्भ को आप खुद विदर्भ में एक विधायक है, अब किस तरह से देखते हैं? विदर्भ की जनता की मांग है कि विदर्भ अलग होना चाहिए और ये हमारी भी मांग है कि विदर्भ अलग होना चाहिए। अब इसमें अनेक कारण बाधाएं हो सकती है, लेकिन इस बात की हमको खुशी है कि 2014 से लेकर के 19 तक के विदर्भ का मुख्यमंत्री बना और इस टर्म में भी विदर्भ का मुख्यमंत्री बना है। और आज विदर्भ में देश के कद्दावर केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी और देवेंद्र जी फडणवीस, इनके माध्यम से विकास बहुत तेजी से आज विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। गोंदिया जिले में भ्रष्टाचार को लेके बहुत ये आ रहा है अभी, जैसे अभी शिक्षक का घोटाला हो या अभी 2 दिन पहले ही दारू का फैक्ट्री में किया है, तो ऐसे में कैसे करेंगे आप? भ्रष्टाचार सही मायने में एक प्रशासन को और समाज को लगा हुआ कीड़ा है और इसको दूर करना बहुत आवश्यक है। लेकिन एक बात निश्चित तौर पे हमको थोड़ी ध्यान में लानी पड़ेगी कि आज जो एक सामान्य व्यक्ति को बहुत सारी जो योजनाएं हैं, ये आज डिजिटल युग में ऑनलाइन होने के कारण हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हुआ है, लेकिन उसमें रोकथाम लगी है। शिक्षण विभाग का जो घोटाला है, इसके बारे में आज से 3-4 साल पहले ही गोंदिया में जो इसमें के जो लोग दोषी थे, मेरे ख्याल से उसमें से 1-2 लोगों को इसके पहले अटक भी हो चुकी है। और यह जो सालार आईडी का घोटाला है, तो इसमें निश्चित तौर पे इसके पहले भी गोंदिया में कार्रवाई हो चुकी है। सर, धान उत्पादक किसानों की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, क्या कहोगे? देखिए, पिछले 10 साल में धान उत्पादक किसानों को
हम ये नहीं कहेंगे कि भाई किसान एकदम से खुशहाल हो गया, लेकिन पिछले 10 साल में चाहे बोनस के माध्यम से हो या समय पर जब जब भी किसानों का नुकसान होता है उसकी मदद हो, और उसी के साथ में जो न्यूनतम मूल्य पर खरीदी है, इन सब के माध्यम से धान उत्पादक किसानों को निश्चित तौर पे दिलासा देने का काम सरकार ने किया है। सर आपको पता होगा कि पहले प्रति क्विंटल बोनस मिलता था। 2014 से बोनस की शुरुआत हुई और लगातार बीच में 1 साल कोरोना के कारण अपन बोनस नहीं दे पाए, लेकिन 11 साल से लगातार अपन बोनस दे रहे हैं। पहले प्रति क्विंटल बोनस देते थे, 200 रुपये से इसकी शुरुआत हुई थी, 700 रुपये तक के गया था, लेकिन आज हम प्रति हेक्टर यानी 100% किसानों को हम बोनस दे रहे हैं। सर 1 रुपया फसल बीमा की बात चल रही थी, अभी योजना बंद हो गई, पुरानी जो योजना है वो भी शुरू करने जा रही है, क्या इस पर आप बताइए? नहीं, फसल बीमा योजना में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इसको किसी एजेंसी को न देते हुए सरकार खुद एजेंसी बन करके इस योजना को चलाना चाहिए, क्योंकि बीमा कंपनियां हम देखते हैं कि जिस प्रमाण में बीमे की रकम उनको प्राप्त होती है बहुत बार उसका कई क्षेत्रों में फायदा मिलता है, लेकिन कई क्षेत्रों में नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने खुद एक एजेंसी बन करके इस प्रकार की योजना चलाना चाहिए। जैसा कि अभी पहले गोपीनाथ मुंडे अपघात बीमा योजना हम बीमा कंपनी को देते थे, लेकिन आज सरकार खुद एजेंसी बनी है। आज जैसे कि भाई महात्मा ज्योतिबा फुले होंगे, ऐसे जो जहाँ पर सरकार बीमा कराती है, ये तो सरकार ने सब बीमा कंपनियों को ये सब काम न देते हुए सरकार खुद एक एजेंसी बन के काम करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और सही मायने में उसका लाभ दे सकते हैं। 2 दिवस पूर्व धान पर आपकी एक व्यवस्थापन बैठक हुई मुख्यमंत्री के साथ। हाँ, क्या निर्णय हुआ? कुछ सकारात्मक हुआ? उसमें बहुत सारे धान खरीदी में सुव्यवस्था लाने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात होती है कि धान खरीदी करते समय जो छोटी गांव की संस्थाएं खरीदी करती है और उनका धान समय पर नहीं उगता, इस कारण वो क्या होता है, किसानों से एक 40 किलो के ऊपर में 2 किलो ज़्यादा ने करीब 42 किलो धान लोग नौकते। तो ऐसा एक 4 किलो 5 क्विंटल 4 किलो 5 किलो सूख के नाम के ऊपर में वो जो मूसते हैं, उसका आखिरी में जो भुगतमान है वो किसान को भुगतना पड़ता है। हमने कहा कि भाई उनको आप योग्य प्रकार से कमीशन दीजिए, उनको योग्य प्रकार से क्या बोलते हैं समय के ऊपर में धान उठाइए ताकि उसमें टूट ना आए, और ये सब चीज़ें हम करेंगे तो आज जो किसान को कुंटल के ऊपर में 3-4 किलो धान ज़्यादा देना पड़ता है या वो सोसाइटियाँ नापती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएंगी और मुझे लगता है कि इसका फायदा इनडायरेक्टली किसानों को होगा। बेमौसम बारिश का विषय था सर, तो बेमौसम बारिश से जिले के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वो अभी कई जगह गारपीट भी हुई है। जैसे पंचनामा करने की मांग करके उनको मुआवजे की मांग। हाँ, क्या पिछले 2-4 दिन के अंदर में गारपीट गिरी है, बेमौसम बारिश हुई है, हवा तूफान आया है, और जो धान कटाई पर था, कापनी योग्य था, ऐसे धान का झड़ने का प्रमाण भी बढ़ा है। कई जगहों में फसल को अन्य प्रकार से नुकसान हुआ है। तो प्रशासन को इस बारे में सूचना दी गई है कि जल्दी से जल्दी इन सबके पंचनामे करके और सही में जिनका नुकसान हुआ होगा ऐसे किसानों को निश्चित तौर पर सरकार मदद करेगी। पानी की कमी काफी है मुझे पानी की कमी की तरफ दोनों बातों को हमको देखना पड़ेगा। एक तरफ में आज जो उनाड़ी फसल हम लगाते धान की, उसमें बहुत ज़्यादा प्रमाण में पानी की खपत होती है, और दूसरी तरफ में गांव में पीने के पानी की भी समस्या निर्माण होती है। तो आने वाले समय में इसको सबने मिलकर के, गांव के लोगों ने मिलकर के इसमें समतोल साधने की आवश्यकता है ताकि खेती भी हो सके और हम ऐसे यानी पीक के तरफ में हमने जाना चाहिए, फसल की तरफ में जाना चाहिए कि जिसमें पानी कम लगता हो। ऐसी फसल अगर किसान उगाना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि हम निश्चित तौर पे पानी के ऊपर में जो समस्या है इसके ऊपर में काबू पा सकते हैं, क्योंकि गोंदिया जिला एक प्रकार से तालाब का जिला है। आज तालाब का गहराईकरण करके भी बड़े पैमाने पर हम पानी का सुव्यवस्थापन कर सकते हैं।
और आज पानी की बात करें तो मैं अपने गोंदिया विधानसभा की बात आपको बता देना चाहता हूँ। आज मैं गोंदिया में बैनगंगा नदी के ऊपर में हम डांगोली का बैरेज बना रहे हैं। उसे बड़े पैमाने पर हमारे को पीने के पानी के लिए, फसल के लिए लाभ होगा। अभी कल ही मैंने 2 दिन पूर्व ही बाघ नदी के ऊपर में 109 करोड़ रुपए का हमने बंदरा मंजूर किया रजगांव घाटी के लिए। उसका भी निर्माण होने के बाद में बड़े पैमाने पर गोंदिया विधानसभा की जनता को, इसका सबका, किसानों को पीने के पानी के लिए फायदा होगा। पानी की बात निकली है तो पाटबंधारे विभाग जो है वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार होता है। ऊपरी लेवल पर आप ये देखते हो तो शेतकरी जो है उसके और पर पानी भी छोड़ता है तो उसको पाटबंधारे विभाग के कुछ अफसर है जो गोंदिया जिले में कार्यरत है, उनको पैसे देना पड़ता है तब जाके वो पानी मिलता है। नहीं, मेरे जानकारी में ऐसी एक भी घटना नहीं कि पानी के लिए किसान को, हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है। शायद दूसरी जगहों में होंगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन गोंदिया जिले में आज तक ये प्रकार कभी भी सामने में नहीं आया। और कोई भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक भी कभी ऑफिसर ने किसानों से पैसा लिया हुआ, ऐसे मेरे निदर्शन में आज तक के 35 साल से मैं राजकारण कर रहा हूँ, ये बात कभी मेरे ध्यान में नहीं है। जल संकट है या पानी? जल संकट तो निश्चित तौर पे दिन ब दिन, जो पानी का लेवल है वो इतना नीचे जा रहा है। अभी सिर्फ ये पिछले 5 साल में करीब 100-150 फीट पानी नीचे में, यानी करीब 50 मीटर नीचे में पानी गया है। तो जैसे जैसे उपसा हम लिफ्ट करेंगे पानी का, भूगर्भ के पानी का, तो वैसे वैसे जल संकट बढ़ने वाला है। और इसलिए सरकार का काम होता है कि जो सरफेस पानी है, बहने वाला पानी है, उसको रोकना, उसको जमीन में, यानी मराठी में त्याला मुरवणे बोलते हो अपन। और ये जब तक कि हम इस प्रकार की योजनाएं बड़े पैमाने पर लागू नहीं करेंगे तब तक के निश्चित तौर पे आज के जमाने में जल समस्या से हम निजात नहीं पा सकते। एक अंतिम सवाल, गोंदिया के सर्वांगीण विकास के लिए विनोद अग्रवाल क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? सरकार आपकी है, किस तरह के प्रयास आप? मैंने आपको बताया कि हम 2 दिशा में काम करते हैं, एक तो डेवलपमेंट और दूसरा सरकार की योजना जनता तक पहुंचाना। आज पिछले 5 साल में मैंने करीब 35,000 लोगों को हमने पिछले 5 साल में नए मकान देने का ग्रामीण में प्रयास किया। 5,000 लोगों को शहरी भाग में हमने मकान दिए। इस साल भी हम करीब 7-8 हजार लोगों को इस साल हम मकान दे रहे, शहरी भाग में भी मकान दे रहे। तो एक योजना ये हो गई। दूसरी, हमने किसानों को जब जब भी उन पर संकट आता है उनको मदद कराना, बीमा दिलाना। आज जो पूरे जिले में नुकसानग्रस्त की अगर मदद की बात करेंगे, 8 तालुका है, उसमें से बाकी 7 तालुका में 40%, अकेले गोंदिया तालुका में 60% की मदद हमने किसानों को बड़े पैमाने पर राशि, 35 करोड़ रुपए की राशि की मदद उनको कराई। दूसरी तरफ में आज ये पिछले मेरे 6 साल के 5.5 साल के कार्यकाल में आज 40-45 हजार लोगों को हमने ग्रामीण भाग में, 5-7 हजार लोगों को हमने शहरी भाग में मकान दिए। इसी के साथ में आज सबसे ज्यादा लाभार्थी, चाहे वो सामूहिक योजना के हो, चाहे संजय गांधी निराधार योजना के हो, इनके माध्यम से हम लाभ दे रहे हैं। आज 1 लाख के ऊपर में लाडली बहनाओं को हम लाभ दे रहे हैं। तो एक तरफ में इन योजनाओं के माध्यम से उसका जीवनमान ऊंचा करने का कार्य हम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ में डेवलपमेंट के लिए आज गोंदिया में जितने भी एक गांव को दूसरे गांव को जाने वाले रास्ते होंगे, आज पीने के पानी के लिए शहर के लिए भी हमने आज नई 200 करोड़ रुपए की योजना मंजूर करके लाई, जिसका काम बहुत जल्दी चालू हो रहा है। ग्रामीण भाग में भी हमने 200 करोड़ रुपए की योजना मंजूर करके लाई, जिसका काम अंतिम चरण में पीने के पानी के लिए। उसके बाद में गांव की गंदगी, अपने शहर की गंदगी दूर, उसके लिए गटार योजना 200 करोड़ रुपए की मंजूर करा के लाए। और इस प्रकार से गोंदिया शहर का विकास, उसके साथ में जितने भी धर्म के धार्मिक स्थल होंगे, प्रार्थना स्थल होंगे, चाहे हिंदू के होंगे, चाहे बौद्ध के होंगे, चाहे मुस्लिम के होंगे, इनका विकास करने का काम किया। गांव-गांव में समाज भवनों का निर्माण किया। आज महिला बचत गढ़ भवन के लिए प्रत्येक गांव में, गोंदिया विधानसभा पूरे महाराष्ट्र में ऐसी विधानसभा है कि 86 ग्राम पंचायत में से आज 80 ग्राम पंचायत में हमारे महिला बचत गढ़ के भवन बन चुके हैं। आज 86 ग्राम पंचायत में से करीब 40-45 गांव में हमारे कृषि गोडाउन बन चुके हैं। आज हमारी 50% के ऊपर में जो खेत में जाने वाली, जिसको हम पांजन रास्ते कहते हैं, पगडंडी कहते हैं, 50% के ऊपर में पांजन रास्ते का बांधकाम हम उनको पक्का कर चुके हैं।
तो ये सभी क्षेत्र में एक विकास करने के अगर बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो आज हम चाहे वो कुश्ती का क्षेत्र हो, आज सबसे ज्यादा रोजगार पूरे महाराष्ट्र में, आज मजदूरों को गोंदिया तालुका पूरे महाराष्ट्र में टॉप के ऊपर में एमआरजीएस के माध्यम से रोजगार देने में। गए साल भी हम 1 नंबर पे थे, इस साल भी हम 1 नंबर के ऊपर में, और इस प्रकार से ग्रामीण भाग के लोगों को काम मिले उस दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं। आज गोंदिया में उद्योग धंधे स्थापित हो, उसके लिए आज नया हमने प्रस्ताव अपना चंगेरा की जो पहले पेपर मिल थी वहाँ पर एक नई एमआईडीसी खोलने का प्रस्ताव दिया है। आज जो एमआईडीसी है मुंडी पार्क की, उसके बाजू में एमएसएमई क्षेत्र में भी हमारे यहाँ का लोग छोटे छोटे उद्योग कर सके, उनके लिए भी जगह की पहचान करके वहाँ पर भी उसको डेवलप करने के लिए प्रयास हमारा चालू है। डायपोर्ट के लिए हमारा प्रयास चालू है, और इसी के साथ में आज आरोग्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। अभी मैंने 15 करोड़ रुपए का अपना आयुष हॉस्पिटल मंजूर करा के लाया, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, क्या बोलते हैं भी, यूनानी, नेचुरोपैथी, सभी प्रकार के उपचार हम फ्री में लोगों के कर पाएंगे। और इस प्रकार से सभी क्षेत्र में हम काम कैसे कर सकते हैं, उस दृष्टि से निश्चित तौर पर प्रयास चालू है।